एक लड़की जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज होती है, इंटरमीडिएट उसने करीब 92% नंबरों के साथ उत्तीर्ण किया था और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए अपना दाखिला करवाती है और ग्रेजुएशन भी एक अच्छे अंक के साथ वो उत्तीर्ण करती है। उसके बाद उसका एक सपना होता है कि वो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके एक बड़े अधिकारी बन जाए, लेकिन उसके इस सपने को उसके घर परिवार वाले जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके इस भावनाओं को समझ ही नहीं पाते हैं और समय से पहले ही, मतलब यूं कहे कि जैसे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ही उसकी शादी करवा देते हैं। और जब वो ससुराल जाती है शादी करके, तो वहां जाकर के वो अपनी पढ़ाई आगे करने की इच्छा अपने सास ससुर से जताई, अपने पति को बताई, लेकिन उसके सास ससुर भी उसके इस सपना को, इस इच्छा को दबा देते हैं और ये कहने लगते हैं कि पढ़ लिख करके कौन सा तुमको कलेक्टर बनना है, पढ़ लिख करके कौन सा तुम डीएम बनोगे, अरे जितना पढ़ाई लिखाई करना था वो तो तुम कर ही चुकी हो, पढ़ लिख के करना क्या है, घर का काम काज ही तो करना है, जितना चाहिए उतना तो तुम पढ़ाई कर चुके हो, फिर इतनी आगे पढ़ने की जरूरत क्या है। उन्होंने साफ साफ मना कर देते हैं। वो जब वो अपने पति से, वो लड़की इस मैटर में बात करना चाहिए, तो पति भी अपने पिता माता के खिलाफ नहीं जाता है और वो भी नहीं चाहता कि वो उसकी पत्नी आगे पढ़े और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे। क्योंकि शुरुआत से ही उस लड़की का एक सपना होता है, वो बिल्कुल इस बात के लिए प्रयासरत होती है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करेगी, एग्जाम क्रैक करके वो एक बड़े अधिकारी बनेगी, उसके सपना होता है शुरू से। लेकिन न तो उसके अपने घर में इस बात के लिए उसके माता पिता सपोर्ट किया और न ही जब वो शादी कर ससुराल गई तो वहां भी उसके पति भी नहीं सपोर्ट किया, यहाँ तक कि सास ससुर और पति किसी ने, कोई नहीं, घर के कोई सदस्य ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब उसको लगने लगा कि अब शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं पढ़ पाएगी, तो अंत में उसने एक फैसला लिया। अब ये फैसला उस समय उसका लेना कितना उचित था, कितना सही था, ये उसने ज्यादा सोचा नहीं कि फैसला लिया कि अब इस घर के अंदर नहीं रहना, मुझे शादी से छुटकारा पाना है, यानी तलाक देना है। तलाक की अर्जी एक फैमिली कोर्ट के अंदर वो फाइल करवाती है और वो फिर जाकर के काफी जी जान से पढ़ाई करने लगती है, रात दिन मेहनत करने लगती है, रात दिन एक करके पढ़ाई करती है। एक दिन वह भी समय आता है जब वो यूपीएससी कंप्लीट करती है और वो अपने यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद, खास करके बहुत कम होता है कि 1 से 2 अटेम्प्ट में लोग पास करें, तो वो न केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करती है बल्कि एक अच्छा रैंक भी आता है। अच्छा रैंक आने के बाद वो जिले की कलेक्टर बन जाती है। जब इस पूरे रहस्यमय घटनाक्रम को आप जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी काफी सोचने पे मजबूर होंगे। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की होती है, जब वो अनुराधा नाम की लड़की होती है, जब वो अपना यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद जब वो ज्वाइनिंग करने के उद्देश्य से उस जिले के अंदर पहुंचते हैं, तो उस जिले के कलेक्टर ऑफिस के भीतर एक गहमागहमी का माहौल होता है। सब लोग काफी बेसब्री से अपने नए मैडम का, अपने नए कलेक्टर साहिबा का, डीएम साहिबा का उस ऑफिस के भीतर फूलों के गुलदस्ता लेकर के इंतजार करते हैं। जैसे ही 10 बजे के आसपास वो कलेक्टर साहिबा की व्हाइट कलर की गाड़ी कलेक्ट्रेट के गेट पे लगती है, उसके पीछे सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां होती है, वह रेड लाइट लगा होता है उसकी गाड़ी में, बहुत सारे लोग होते हैं। और जैसे ही गाड़ी से अनुराधा नाम की वो कलेक्टर जैसे उतरते हैं, चश्मा पहने हुए, साड़ी पहनी, एक हाथ में डायरी एक हाथ में घड़ी, उस मैडम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच कोई एक सभ्य और शालीन महिला बिल्कुल ऑफिस की ओर आगे बढ़ते हुए आ रही। सब लोग काफी बेसब्री से उस पल का, उस अंदाज का पहली नजर में ही कायल हो जाते हैं। जैसे वो कलेक्टर साहिबा धीरे धीरे आगे आती हैं, तो उस ऑफिस के जो बड़े बाबू होते हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद उनको एक बड़ा सा गुलदस्ता हाथ में देते हैं। उस गुलदस्ता को लेकर के मैडम साहिबा बड़े बाबू का अभिवादन स्वीकार करती है और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, जितने भी ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, जितने भी ऑफिस के स्टाफ होते हैं, सब लोग एक लाइन में खड़े होते हैं। सभी लोग बारी बारी से फूलों का गुलदस्ता देकर मैडम साहिबा का एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, वंदन कर रहे थे। एक खुशी का माहौल होता है। सब लोग, उनके मन में एक काफी बेकरारी होती है कि आखिर ये कलेक्टर साहिबा, ये मैडम जो आई है, इनका व्यवहार कैसा होता है, ये अपने कार्यकाल में किस हद तक आगे बढ़ करके काम करती है। सबके मन में एक अलग तरह की जिज्ञासा होती है। 2, 4, 5 दिन की जैसे समय बीतता है, मैडम भी अपने काम को व्यवस्थित तरीके से संभालती है। इधर ऑफिस के जितने भी स्टाफ होते हैं वो भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैडम जैसे ही 10 बजे के आसपास आती है, आने से पूर्व वो हॉल के अंदर जाती है, सब अपने स्टाफ को वहां पे बुलाती है और सबको एक बार गुड मॉर्निंग करती है, सबका अभिवादन स्वीकार करती है
और इसके बाद जाकर के वो अपने केबिन के अंदर जाकर के वो अपना काम करने लगती है। और इधर जो ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग भी अपना अपना काम करने लगते हैं। एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल उस ऑफिस का बन गया था। इससे पहले के जो ऑफिसर थे, जो डीएम साहिबा थे, उनके पास लोगों को जाने से डर लगता था। सब लोग उनके पास जाते नहीं थे, उनको भय होता था, डर होता था कहीं डीएम साहब डांट ना दे। लेकिन ये मैडम जो है बहुत ही सहज तरीके से सब स्टाफ के साथ शालीनता से व्यवहार करते थे। सभी इस मैडम के, उनके इस सहजता का, इस शालीनता का, इस मधुर आवाज का कायल हो गए थे। और बहुत ही कम ही समय में अपने स्टाफ का, अपने कर्मचारियों का मैडम ने एक तरह से कह सकते हैं दिल जीत लिया था। यूं कहे कि मैडम के इस अंदाज का उस ऑफिस के हर स्टाफ कायल हो गए थे। एक दिन परिचय का दौर शुरू होता है, सब लोग वहां पे पहुंचते हैं। बड़े बाबू सबसे परिचय कलेक्टर साहिबा के करवाते हैं। सब लोग अपना नाम और पद का नाम बताते हैं और परिचय कराते कराते जब अंत में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्रेम सिंह सैनी, जब उसके पास कलेक्टर साहिबा पहुंचती है तो बड़े बाबू को मना करती है कि इनका परिचय इनको खुद अपना देने दीजिए, इनका परिचय आप मत करवाइए। तब प्रेम सिंह कहने कहते कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं इसी ऑफिस के अंदर क्लर्क हूं। और इतना कह करके वो अपने सर झुका लेते हैं। मैडम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो तुरंत ही वहां से उसी समय प्रेम सिंह सैनी ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मानो जैसे कि वो गुस्सा के माने बाहर चले गए, बौखला के बाहर चले गए। उनका इस तरह से जाना, वहां पे जितने भी कर्मचारी मौजूद थे, बड़े बाबू होते हैं, उन सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगले ही दिन प्रेम सिंह सैनी अपने ड्यूटी पे नहीं आता है और वो जो बड़े बाबू होते हैं ऑफिस के, उनको इस बात की सूचना दी जाती है कि हमारी तबीयत खराब है, हम ड्यूटी पे नहीं आ सकते, हम 3-4 दिन की छुट्टी चाहते हैं। मैडम ने बहुत बेबाकी के साथ सबका भरोसा बेबाकी से जीत लिया था। बहुत ही निडरता से, बहुत ही निर्भीकता से कलेक्टर साहिबा से आंखों में आंखें डाल करके बात किया करते थे। उनके साथ जो भी समस्याएं हुआ करती थी, वो अपने मैडम से, अपनी कलेक्टर साहिबा से उस बात को सभी स्टाफ बताया करते थे। लेकिन प्रेम सिंह सैनी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस मैडम से नजर मिलाने से हमेशा कतराता रहता था। मैडम उससे नजर मिलाना तो चाहती थी, लेकिन प्रेम सिंह सैनी अपना नजर नीचे झुका लेता था। इधर कुछ दिनों का वक्त बीतता है। कुछ दिन के बाद बीतने के बाद जैसे मैडम को प्रेम सिंह सैनी उस ऑफिस के अंदर नहीं दिखा, तो प्रेम सिंह नहीं दिख रहा है। मैडम ने पूछा, कुछ दिन हो गए, क्या बात है, आखिर क्यों नहीं आ रहा है, पता करिए। क्या प्रेम सिंह ने छुट्टी क्यों लिया है, प्रेम सिंह ने कोई अर्जी डाली है, कोई एप्लीकेशन दिया है, कोई आवेदन लगाया? तो बड़े बाबू बताते कि नहीं, इसके पहले वो कभी छुट्टी में गया था तो एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इस बार वो बिना किसी कुछ कहे, कुछ बताए 3-4 दिन से नहीं आया रहा है। ऐसा उसने कुछ नहीं भी किया, फोन पे केवल बता दिया था। फिर प्रेम सिंह को सूचना दी जाती है कि मैडम आपसे मिलना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द आइए। प्रेम सिंह को बुलाया जाता है। प्रेम सिंह उस ऑफिस में जाकर के मैडम कलेक्टर साहिबा के पास नजर झुकाए खड़ा रहता है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा मैडम प्रेम सिंह को देख करके बोलते कि मिस्टर प्रेम, आपका ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपका ये घर नहीं है, ये एक सरकारी दफ्तर है। यहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन है, यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसको फॉलो करके हर व्यक्ति को यहाँ पे काम करना होता है। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आवेदन के अगर आप एब्सेंट होते हैं तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। जैसे ही प्रेम सिंह सैनी उस समय कुछ नहीं कह पाता है। अब डॉक्टर डीएम साहब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अब कलेक्टर साहिबा को जैसे लगता है कि प्रेम सिंह मेरे बातों को इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तो गुस्सा कर क्या कहते हैं, प्रेम सिंह सैनी हम तुम्हें ही कह रहे हैं, अब तक जो कह रहे हूं शायद आपके कानों तक ये बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। लेकिन तभी प्रेम सिंह अपना नजर गुस्से से ही ऊपर उठाता है। अब कलेक्टर साहब की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं एक सरकारी सेवक हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं हूं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के कहने में आऊं और जाऊं। मेरी छुट्टी अभी बची हुई थी तो मैं नहीं आया, और जहां अब मुझे इस बात की खबर देनी चाहिए थी, मैं ऑलरेडी पहले मेल कर चुका हूं उनको। और इतना कह करके मानो फिर से गुस्सा आकर के वो ऑफिस से निकल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा अपने ऑफिस के अंदर बड़े बाबू को बुलवाते हैं और प्रेम सिंह के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका ऐसा व्यवहार क्यों है। ये इस बात के ऊपर बड़े बाबू बताते हैं कि 2 साल से करीब प्रेम सिंह सैनी की यहाँ पर पोस्टिंग होती है। प्रेम सिंह यहाँ पर काम कर रहे हैं, न तो यहाँ पर उनके किसी से दुश्मनी है, न ही किसी से विशेष दोस्ती है। वो अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, हमेशा वो अपना काम करते हैं, समय पे काम काज करते हैं, निपटाते हैं और समय से काम करके वो वापस अपने घर को लौट जाते हैं।
उसी ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी होता है जिसका नाम वर्मा होता है। उसका काम होता है, कोई भी टेंडर जब हुआ करता था, उस टेंडर का जब अप्रूवल होता था, तो उस अप्रूवल लेटर पे वर्मा जी के सिग्नेचर के बिना उस टेंडर का अप्रूवल होना मुश्किल था। ऐसा भी कहा जाता है कि कलेक्टर साहिबा के आने से पहले वहां के जो पहले के जो कलेक्टर होते हैं उनका भी कमीशन हर एक टेंडर के साथ जुड़ा हुआ था। यानी ऐसे कहें कि टेंडर पास होने के नाम पर एक अच्छी अच्छी खासी मोटी कमाई का स्रोत जो है वहां के बड़े बड़े अधिकारियों को बन चुके थे। तो कलेक्टर साहिबा की इस बात की खबर लगती है, उसने वर्मा के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया। जब वर्मा को ऐसा लग गया कि अब डीएम साहिबा हमारे ऊपर नकेल कस रहा है, तो वो मैडम साहिबा के उस व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और एक दिन की बात होती है कि जब एक टेंडर आता है किसी पुल बनने का, तो उस टेंडर को वेरीफाई करने के बाद जो है मैडम साहिबा को ऐसा लगता है कि शायद गलत तरीके से उस टेंडर को पास कराया जा रहा है। तो मैडम ने उस टेंडर को ही रिजेक्ट कर दिया। और जब उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो टेंडर वर्मा के अप्रोच से आता है, तो वर्मा काफी नाराज होता है, वर्मा को काफी गुस्सा आता है। और जैसे ही वर्मा अपने ऑफिस के अंदर पहुंचता है, ऑफिस में पहुंचने के बाद मैडम को भला बुरा कहने लगता है, ऑफिस में पूरा शोर शराबा करने लगता है। क्योंकि वो सीनियर अधिकारी होता है तो उसको भी कुछ ना कुछ पावर होता है, उस पावर का वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करने लगा और सबको काफी गंदे तरीके से कुछ कुछ सुनाने लगा। क्योंकि मैडम केबिन में होती है, मैडम उस बात को सुनती नहीं। जितने भी वहां पे कर्मचारी मौजूद थे सब उसके बातों को सुन रहे थे, कोई उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वहां पर उसी ऑफिस के अंदर एक क्लर्क के पद पर प्रेम सिंह सैनी भी मौजूद होता है। और प्रेम सिंह सैनी कोई और नहीं बल्कि वो उसी कलेक्टर साहिबा का, उसी मैडम का, उसी डीएम साहिबा का तलाकशुदा पति होता है। क्योंकि उसकी वो पत्नी होती है, इसीलिए वो उसको इसकी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो इस बात का विरोध किया। वर्मा को कहा कि वर्मा जी आप अपशब्द क्यों कहे जा रहे हैं मैडम को। तब वर्मा जी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और भला बुरा प्रेम सिंह सैनी को सुनाने लगा। काफी ज्यादा जब बात बढ़ जाता है तो दोनों के बीच में हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। जो उस ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, इस बीच में पहुंच करके दोनों के बीच पहुंच करके बीच बचाव का काम करते हैं। काफी हुआ हंगामा होने के बाद अपने मैडम को, कलेक्टर साहबा को केबिन से बाहर आना पड़ता है। जैसे कलेक्टर साहब केबिन से बाहर आते हैं तो वहां के माहौल को देखते हैं। जैसे मैडम के ऊपर सब स्टाफ का नजर पड़ता है, सब लोग चुप हो जाते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर कलेक्टर साहबा अपने केबिन के अंदर बड़े बाबू को बुलाती हैं। बड़े बाबू को बुला करके ये मामले को जानने की कोशिश करती हैं। तब बड़े बाबू बताते हैं कि वर्मा जी आपको अपशब्द कह रहा था और उसी समय जब प्रेम सिंह सैनी ने इस बात का विरोध किया, उसके बाद से वर्मा जी उसको बहुत भला बुरा कहने लगे, तमाम तरह की बातें कहे। इसके बाद वो बड़े बाबू को ऑफिस से बाहर करती है। उसके बाद वो कहती है कि आप प्रेम सिंह को मेरे पास भेज दीजिए। प्रेम सिंह अभी भी ठीक वैसा ही जाता है और उसी तरीके से बात करता है जैसे कि वो पहले कर रहा था। कलेक्टर साहिबा से अपने नजर को नीचे झुकाए हुए कहता है, जी मैडम कहिए क्या बात है, मुझे आपने क्यों ऑफिस में बुलाया। तो मैडम कहती है, प्रेम सिंह ये कोई आपका घर नहीं है, ये कोई रोड नहीं है कि सब मनवा जिसके साथ हुआ आप हंगामा कर लिए, लड़ाई कर लिए, झगड़ के। कौन अधिकार देता है ऑफिस में इस तरह की लड़ाई करने का। इस तरीके से ऑफिस के अंदर शोर शराबा, ऑफिस का माहौल आप खराब करना चाहते हैं। मतलब जितना कुछ विवाह प्रेम सिंह को अपने स्तर से कलेक्टर साहिबा ने सुना दिया और आगे वार्निंग दे देते कि अगले दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सस्पेंड कर देंगे। तो प्रेम सिंह नजर उठाते हुए कहता कि अगर आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए या फिर मुझे आप ट्रांसफर कर दीजिए, जो कुछ भी करना है आप कीजिए, लेकिन आप भले हमसे तलाक ले चुकी हैं, आप भले ही हमसे दूर हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल में अभी भी रखता हूं और अभी भी मैंने अपने दिल से नहीं निकाला। क्योंकि आपको जो वर्मा जी अपशब्द कह रहे थे तो मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनका विरोध किया। और जब विरोध किया तो हाथापाई पे अंततः उतर गए और जिसके एवज में मुझे भी ऐसी पहल करना पड़ा। तो कहते हैं कि वो हमें कह रहा था ना, आपको तो नहीं कह रहा था। जब वो हमें कह रहा था मैं समझती कि क्या करना है नहीं करना है। इसके बाद इतना सब कुछ कह करके वो वहां से निकल जाता है। जैसे ये बात अनुराधा मैडम सुनती है, उसके आंखों में आंसू आता है, उसकी आंखें ढबढबा जाते हैं, अपनी आंखों पोंछती है। थोड़ी देर बाद कुछ अपने सहज महसूस करने की जब कोशिश करती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी प्रेम सिंह सैनी और जो ऑफिस की नई कलेक्टर साहिबा होती है अनुराधा, इन दोनों के बीच
ठीक प्रकार से काफी बातचीत भी नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश तो कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। धीरे धीरे करके समय बीता जा रहा था। महीने महीने 2 महीने बाद जब बीत जाता, एक दिन कलेक्टर साहिबा के पास एक फोन कॉल आता है कि उनके ऑफिस के अंदर एक कैबिनेट मंत्री विजिट करने आने वाले हैं। जैसे इस तरह की बातें सूचना मिलती है कलेक्टर साहिबा को, जो उतने भी वहां के कर्मचारी होते हैं, कलेक्टर साहिबा ने इस बात की खबर पहुंचाई कि कैबिनेट मंत्री का आगमन होने वाला, तैयारी जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए और सब लोग आएगा, कोई एब्सेंट नहीं करेगा और समय से 2 घंटा पहले ही पहुंच करके रहेगा। दूसरे दिन वही होता है, तय कार्यक्रम के अनुसार सब लोग के पहुंचने के बाद मैडम कलेक्टर साहिबा तैयारी का जायजा लेते हैं, बड़े बाबू के साथ इंस्पेक्शन करती है, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से वहां पे व्यवस्थित हो जाता है। अब कलेक्टर साहिबा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी प्रकार की कोई चूक, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने अपने काम को बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे थे। सब लोग समय से पहले वहां पर पहुंच भी चुके थे, लेकिन इसी बीच कोई अगर नहीं आया था तो वो होता है प्रेम सिंह सैन। अब कलेक्टर साहिबा प्रेम सिंह को देखने की कोशिश करते, ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेम सिंह जब उनको कलेक्टर साहिबा को नहीं दिखा तो बड़े बाबू को अपने पास फिर बुलाती है, कहती है कि प्रेम सिंह अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा, आप पता कीजिए कि प्रेम सिंह कहाँ है। इसके बाद जब बड़े बाबू कॉल करते हैं तो उनको इस बात की जानकारी होती है कि रात में ही कुछ गुंडे के द्वारा प्रेम सिंह को काफी बेरहमी से मारा पीटा गया है और पीट करके इतना जख्मी कर दिया कि जख्मी हालत में वो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के अंदर एडमिट होते हैं। जैसे इस तरह की बातें कलेक्टर साहिबा सुनती है, अनुराधा कलेक्टर साहिबा जो सुनती है वो इस बात को लेकर के काफी सोचने लगती है और वो समझ जाती है कि हो ना हो ये कहीं ना कहीं वर्मा के गुंडे के द्वारा ही ऐसे बुरी घटना का अंजाम शायद दिया गया हो। वो इस बात को तत्काल समझ जाती है और बड़े बाबू से आगे कहती है कि ड्राइवर को जरा कहिए कि जल्द से जल्द वो गाड़ी निकाल करके और मुझे अभी तुरंत निकलना होना। तो बड़े बाबू साहब वक्त आ जाते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार आज मंत्री जी का कुछ देर बाद आगमन होने वाला और मैडम कहते हैं कि मुझे अभी तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो बड़े बाबू बताते हैं कि चूंकि अगर आप मैडम अभी अगर आप चली जाएंगी तो फिर मंत्री जी आएंगे, फिर वो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, मैं किसी अन्य एम्प्लॉय किसी दूसरे कर्मचारी को वहां भेज देता हूँ। तब अनुराधा मैडम कहती हैं कि नहीं, मुझे मंत्री जी से ज्यादा वहां जाना जरूरी है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि अगर नहीं, अगर आप उधर चले जाएंगे तो मंत्री जी इस बात से नाराज हो जाएंगे। जब नाराज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सबको सुनाएंगे, आपको भी भला बुरा कहेंगे। तो मैडम कहते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। अपने ड्राइवर को आगे बुलाती है और ड्राइवर जैसे ही गाड़ी लेकर के आता है और झट से गाड़ी के अंदर बैठती है और उस हॉस्पिटल की तरफ अपने सुरक्षा गार्ड को लेकर के वहां से निकल पड़ती है। अब उस हॉस्पिटल के भीतर जैसे ही मैडम साहिबा पहुंचती है, क्योंकि लिफ्ट अभी ऊपर की तरफ जाता है, वो लिफ्ट से नहीं जाकर के उस सीढ़ी से ही जाने की कोशिश करने लगती है और मैडम साहिबा के साथ सुरक्षा गार्ड को देख वहां पे जितने भी हॉस्पिटल के भीतर डॉक्टर होते हैं, जितने भी वहां पे नर्स होती हैं, जितने भी अन्य कर्मी होते हैं, सबके सब ये बात सोचने लगते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो गया। क्योंकि आमतौर पे ऐसा बहुत कम देखा जाता है, तो सब लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि हो ना कुछ बड़ा हुआ है। सब लोग सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। सीढ़ियों के रास्ते मैडम जा रही थी, उसके पीछे 4-5 डॉक्टर भागने लगते हैं, सीधा आईसीयू वार्ड की तरफ पहुंचती है और आईसीयू वार्ड में जब वो जाती है तो वहां पे देखते हैं कि प्रेम सिंह आईसीयू वार्ड के भीतर एक बेड के ऊपर अभी भी बेहोश स्थिति में पड़ा होता है। उसके शरीर के ऊपर बहुत सारी काफी सारी पट्टियां बंधी होती है, अभी भी उसको होश नहीं आ रहा था। वो जाती है, उसकी आंखों में प्रेम सिंह को देख करके आंसू आ जाता है और वो अपने आंसू को छुपाने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन वो छुपा नहीं पाती। तभी अपने आंसू को वहां पे पोंछती है और इसके बाद डॉक्टरों को इस बात के लिए हिदायत भी देती है कि इलाज में किसी प्रकार की अगर कोई कमी रही हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इलाज करना है और हर किसी का करना चाहिए। और इस तरह की हिदायत देके, वार्निंग दे करके निराश होकर के फिर से चली आते हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में प्रेम सिंह के पास जब वो मौजूद होती है उस बीच कम से कम फोन कॉल पे कितने सारे कॉल आते हैं, लेकिन वो किसी का फोन कॉल नहीं ले पाती है। लेकिन जब वो देख करके नीचे की तरफ आती है तो अंत में जो कॉल आता है वो बड़े बाबू का कॉल आता है। बड़े बाबू का कॉल वो रिसीव कर लेती है और तब बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम, कैबिनेट मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और नाराज होकर के वापस चले गए। काफी बहुत भरा बुला आपको कह रहे थे, डिपार्टमेंट को काफी खरी कोटी सुनाते थे। तब कहते हैं चल कोई बात नहीं, उनका जो करना था वो किए, जो मेरा काम करना था वो मैं कर रही हूँ, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रही हूँ। इसके बाद मैडम अपने काम पे लग जाती है।
और जितने भी कर्मचारी होते हैं ऑफिस के सब अपने अपना काम लग जाते हैं, 7 8 10 दिन बीत जाता है। इस बीच मैडम इतनी व्यस्त होती हैं कि वो प्रेम सिंह से हॉस्पिटल के अंदर जाकर मिल तो नहीं पाती है, लेकिन वो फोन कॉल पे इस बात की जानकारी जरूर रखती है कि उसके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे है, डॉक्टर उनके उपचार कितने सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा प्रेम सिंह के बारे में अपडेट लेती रहती थी, अपने दूसरे कर्मचारी को वहां पर भेज करके इस बात की जानकारी भी लेती रहती थी। कुछ दिनों बाद अचानक से जब छुट्टी का वक्त होता है, वो अपने ड्राइवर को बुलाती है और कहती है कि मुझे आज प्रेम सिंह के घर जाना। अपने सुरक्षा गार्ड को बुलाती है। सुरक्षा गार्ड के बुलाने के बाद वो प्रेम सिंह के उस आवास पे जाती है जहां पर प्रेम सिंह मौजूद होता है। वो अपने सुरक्षा गार्ड को और ड्राइवर को गेट के बाहर ही रोकती है। इसके बाद जो है वो प्रेम सिंह के कमरे में एंटर करती है। प्रेम सिंह के पूरे शरीर के ऊपर पट्टी बंधा होता है, वहीं पे एक टेबल होता है, टेबल पे एक जग होता है, कुछ वहां पे दवाइयां वगैरह रखा होता है। जैसे ही प्रेम सिंह को के पास मैडम पहुंचती है, प्रेम सिंह को देख करके फिर से वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। प्रेम सिंह के पास जो दवा की बोतलें रखी होती है, वो दवा की बोतलें लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतना पावर नहीं होता कि वो दवा की बोतल को वो अपने पास लेकर के अपने मतलब वो अपने से सारा कुछ कर भी पाए। मैडम जिसे इस तरह की देखते हैं, वो तुरंत ही वो दवा को लेकर के प्रेम सिंह सैनी को जो दवा को खिलाना होता है तय समय पे, वो पानी में का गिलास और दवा प्रेम सिंह की तरफ बढ़ाती है और कहता है कि तभी वो बताता है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हमारे और आपके बीच जो कुछ भी हो रहा है उसके लेकर के तमाम तरह की अफवाहें भी होगी ऑफिस के अंदर, आपको यहाँ तक आने की जरूरत क्या थी। तभी मैडम कहती है कि ठीक है, आपको हमारे बीच के मैटर में पड़ने की क्या जरूरत थी। जब वर्मा मुझे खरी खोटी सुना रहा था, गाली दे रहा था, जब वर्मा मुझे कुछ कह रहा था, मुझे अपशब्द कर रहा था, बीच में आपको आने की क्या जरूरत थी। उसका नतीजा ये हुआ कि आपके साथ ये हुआ। इस बात की खबर भी हो गई कि वर्मा के गुंडे के द्वारा ही सारे कृत्य किया गया था। वर्मा को वर्मा के खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है। पुलिस अपना जांच पड़ताल भी कर रही है और जल्द से जल्द जो कोई भी लोग इसके भीतर शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होंगे, उनको पकड़ा भी जाएगा। तो मेरे बीच में आपने कुछ बोला था तो मेरा भी हक बनता है। तुम यहाँ पे अकेले क्यों है, बीवी बच्चा कहाँ होता है। तब प्रेम कहता है कि हमारे बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे, हमने तो अभी तक शादी ही नहीं किया, क्योंकि हमने तलाक तो दे दिया था उस समय, लेकिन हम कभी भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए थे, ऐसा प्रेम कहता है। आगे कहता है कि मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन हो ना हो आप जरूर वापस आ जाएंगे और मैं भी अगर कहीं जाऊंगा तो आपके पास ही जाऊंगा, इसी वजह से हमने अब तक शादी नहीं किया। लेकिन आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। तब अनुराधा मैडम कलेक्टर साहिबा कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी, हालांकि मेरे पिता तो बता ही रहते, कह ही रहते कि जल्द से जल्द तुम शादी कर लो, घर गृहस्थी अपना बसा लो, लेकिन मुझे ये बात पता था कि मुझे आज नहीं तो कल आप जरूर समझ जाओगे, और वो दिन आज वापस आ भी गया। प्रेम काफी भावुक हो जाता है, रोने लगता है, अपनी गलतियों का माफी मांगने लगता है और कहता है कि काश उस टाइम अगर थोड़ा सा विरोध अपने माँ बाप का अगर हम कर पाते तो शायद ये दिन आज देखना नहीं पड़ता। तभी कलेक्टर साहिबा कहते चलो जो हुआ सो हुआ, आज के बाद जीवन में एक दूसरे के साथ साथ देंगे। आज पूरे जीवन एक सुखद पल महसूस होता है, दोनों एक दूसरे से गले से लिपट जाते हैं और वहीं से उन दोनों के नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। एक बहुत ही भावुक पल होता है, बहुत ही इमोशनल होते हैं दोनों एक दूसरे से, दोनों रोने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं, बिताए गए कुछ अच्छे अच्छे पलों की याद करके थोड़ा सा खुश होने की कोशिश भी करते हैं। अनुराधा आगे कहती है कि कल से मैं इसी रूम के अंदर आकर के रहेंगे और जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे स्वास्थ्य का पूरा देखभाल हम करेंगे और जल्द से जल्द हम दोनों फिर से शादी करके तुम्हारे साथ जीवन की इस लड़ाई में एक साथ होंगे। और ऐसा कह करके दोनों एक दूसरे से काफी भावुक स्थिति में लिपट करके, खैर ये बहुत ही भावुक स्थिति वहां पे होती है, भावुक पल होता है। पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है, आपको जताना, ये बताना है कि अगर किसी भी रिश्ते को अगर समय दिया जाए, समझा जाए, तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या राय है, अब अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।